विच दैट, हु के बारे में जान लिया, विच के बारे में जान लिया, दैट के बारे में अभी हमें जानना है। मैंने क्या लिखवाया था कि रिलेटिव प्रोनाउन के जो नियम होते हैं, मतलब सॉरी वन ऑफ द का जो नियम है वो रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट पर क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, लागू नहीं है। तो नोट डाल ले पहले तो आप, लिखे इंग्लिश में दैट का प्रयोग, इंग्लिश में दैट वेरियस फॉर्म्स में किया जाता है। इंग्लिश में दैट का प्रयोग वेरियस फॉर्म्स में किया जाता है। समझिए आप। टाइप फर्स्ट, दैट का प्रयोग, डेमोन्स्ट्रेटिव, DEMONSTRATIV, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में, दैट का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो लिखें आप, जब दिस दैट दीज दोज जब दिस दैट दीज दोज के बाद वर्ब दी हुई होती है, जब दिस दैट दीज दोज के बाद वर्ब दी हुई होती है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम, सॉरी प्रोनाउन का काम करते हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। आगे लिखेंगे आप, दिस तथा दैट के साथ हम, दिस तथा दैट के साथ हम, दिस तथा दैट के साथ हम वर्ब का प्रयोग, सिंगुलर में करते हैं। किस में करते हैं? सिंगुलर में। और दीज तथा दोज के साथ, और दीज तथा दोज के साथ हम वर्ब का प्रयोग, दीज तथा दोज के साथ हम वर्ब का प्रयोग प्लूरल में करते हैं। किस में करते हैं? प्लूरल में। समझिए, अपन ऐसे वाक्य बोलते हैं कि दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। मैंने कहा दैट वॉज माई फाइनल डिसीजन, दैट वॉज माई फाइनल डिसीजन, वह मेरा अंतिम निर्णय था।
तो पता होना चाहिए दिस क्या है, बताइए आप, और दैट। इनके बाद क्या आ रही है, वर्ब। तो ये है प्रनाउन। कौन से प्रनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव। देखो कहीं भी इंग्लिश पढ़ो, चार ही होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में, दिस दैट दीज दोज। ठीक है, दैट वॉज माई फाइनल डिसीजन, क्योंकि बेसिक इंग्लिश हम तब अच्छी मानेंगे, दैट तो कंजंक्शन भी होता है, अंग्रेजी में कम से कम 5-6 यूज होते हैं दैट के। अगर हम इनको रिकग्नाइज करना जानते हैं तो बेसिक इंग्लिश हमारी सही है, हमारे समझ आएगी इंग्लिश। तो देखिए मैंने कहा दिस इज माई बुक और दैट वॉज माई फाइनल डिसीजन, वह मेरा अंतिम निर्णय था। ठीक है, दीज बुक्स आर नॉट योर्स। अब यहां दीज तो है, लेकिन इसके बाद क्या आ रही है, नाउन आ रही है। अब ये क्या नहीं है, प्रनाउन नहीं है, अब ये एडजेक्टिव कहलाएगा। अंग्रेजी में सीधा सा तरीका है, अगर नाउन आती है तो एडजेक्टिव हो जाता है, और वर्ब आती है तो क्या हो जाता है, प्रनाउन। ठीक है, तो ये प्रनाउन है और ये भी क्या है, प्रनाउन। लिख लें आप। हाँ, अगर मैं ये कहता दोज वर माई इंटीमेट फ्रेंड्स, वे मेरे घनिष्ठ मित्र थे, तो दोज यहां क्या हो गया, प्रनाउन। कौन सा प्रनाउन, डेमोन्स्ट्रेट, क्योंकि हम प्रदर्शन करके बताते यह वह वो इस तरह से, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लिख लिया यहां तक सभी ने, बोलो, दिस दैट दीज दोज। अब टाइप सेकंड में आ जाएंगे आप, किसमें, टाइप सेकंड। दैट का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में, दैट का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। लिखे तो आप, जब दिस दैट दीज दोज के बाद, जब दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन दी हुई होती है, जब दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन दी हुई होती है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या कहलाते हैं,
एडजेक्टिव कहलाते हैं। आगे लिखें, दिस दैट के साथ हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। दिस दैट के साथ हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं और दीज दोज के साथ हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। और दीज दोज के साथ हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। यहां ध्यान देंगे अब आप। That book was not mine. वह पुस्तक मेरी नहीं थी। कौन सा दैट है? एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद क्या आ रही है? नाउन। Those flowers were very beautiful. वे फूल बहुत सुंदर थे। क्या है? एडजेक्टिव। सिंपल सा तरीका है। अब बार देखो एसएससी में एरर भी देता है। एक दी हुई है कि आई डू नॉट लाइक ए पार्ट। दीज टाइप ऑफ बुक्स, मैं इस तरह की पुस्तकों को या इस तरह के पुस्तकों के प्रकार को पसंद नहीं करता हूं। बताओ एरर हुई या नहीं हुई? कुछ बोल ही नहीं पा रहे हम। दीज तो टाइप ऐसे लिख देंगे, इसके बाद क्या आएगा? दीज टाइप्स। छोटी छोटी सी बातें होती हैं, लिख लें आप। लिख लिया? तो कभी ऐसे मत लिखा करो दोज फ्लावर, गलत हो जाएगा। क्या आएगा? दोज फ्लावर्स। आप ये मत लिखा करो दीज सॉर्ट ऑफ पीपुल। ठीक है ना? तो यहाँ क्या आएगा? सॉर्ट्स। और यहाँ क्या आएगा? फ्लावर्स। आगे पढ़ेंगे हम। तो दिस दैट दीज दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी हैं और ये प्रोनाउन भी। वर्ब आएगी तो प्रोनाउन है और नाउन आएगा एडजेक्टिव है। कितने दैट पढ़ चुके हैं अभी हम? 2। टाइप थर्ड पे आ जाए। दैट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में वहीं पहुंच रहा हूं मैं, लेकिन धीरे धीरे। दैट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में। देखो अभी इंग्लिश पढ़ रहे हो आप, यही दैट अपना भेष बदलता जा रहा है। कहीं ये
प्रोनाउन का काम कर रहा है, कहीं पे एडजेक्टिव का कर रहा है। यही दैट आपके सामने किसका काम करेगा, कंजंक्शन का। तो लिखिए, जब हम दैट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में करते हैं, जब हम दैट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में करते हैं, किसके रूप में, कंजंक्शन के रूप में करते हैं, तो इस कंडीशन में हम दैट के प्रयोग द्वारा इस कंडीशन में हम दैट के प्रयोग द्वारा एक साथ दो सेंटेंसेज को कंबाइन करते हैं। तो इस स्थिति में हम दैट के प्रयोग द्वारा एक साथ दो सेंटेंसेज को, यानी कहने को तो सेंटेंसेज की जगह क्या बोला करो, क्लॉजेज, एक साथ दो सेंटेंसेज यानी दो क्लॉजेज को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं। और यहां पर दैट का अर्थ हो जाता है कि, और यहां पर दैट का अर्थ हो जाता है कि। ठीक है, दो वाक्य लिख रहा हूं मैं। राकेश ने इस वक्तव्य का खंडन किया है। हिंदी का एक वाक्य है कि भाई राकेश ने इस वक्तव्य का क्या किया है, खंडन किया है। वक्तव्य का मतलब स्टेटमेंट, जो कुछ आपने मुंह से अटर्ड किया है, बोला है, उद्धृत किया है। ठीक है, तो मैंने इसकी इंग्लिश बना दी कि राकेश हैज रूल्ड आउट दिस स्टेटमेंट। राकेश ने इस वक्तव्य का खंडन किया है, रूल्ड आउट दिस स्टेटमेंट। अब दूसरा बात, वह राजनीति में शामिल होने वाला है। ठीक है, मैंने कहा ही इज गोइंग टू ज्वाइन। ठीक है, हिंदी नहीं पढ़ रहे हम, ज्वाइन के बाद प्रपोजिशन नहीं आता है। ठीक है, जैसे वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई, सी ज्वाइंड द कांग्रेस पार्टी, ये नहीं आपने इन लिख दिया। तो ही इज गोइंग टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। ये दो अलग अलग सेंटेंस दिए हुए हैं। एक में तो आप क्या कह रहे हो, राकेश ने इस वक्तव्य का खंडन किया है। दूसरे वाक्य में क्या कह रहे हो कि वह राजनीति, अब आप यही तो कहोगे राकेश ने इस वक्तव्य का खंडन किया है कि वह राजनीति में शामिल होने वाला है। तो लिखो आप, इन दो सेंटेंस को हमें मिला के लिखना है, कंबाइन करके। तो लिखिए, राकेश ने इस वक्तव्य का खंडन किया है। राकेश ने इस वक्तव्य का, स्टेटमेंट का मतलब खंडन किया है कि वह राजनीति में शामिल होने वाला है।
लिख लिए दोनों सेंटेंसेज आपने? तो देखिए, राकेश हैज rolled out this statement. राकेश ने इस वक्तव्य का क्या किया है? खंडन किया है। राकेश हैज रोल्ड आउट दिस स्टेटमेंट दैट कि ही इज गोइंग टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो यहां दैट किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का। अब ये वो वाला दैट नहीं है। कौन सा वाला दैट? एक दैट क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव। ये की का काम कर रहा है, दो सेंटेंसेज को जोड़ रहा है। अब जो दो सेंटेंसेज को जोड़ेगा तो यहाँ एच क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, कैपिटल नहीं लिखना है। कारण क्या है कि शुरू का जो लेटर होता है कोई भी सेंटेंस का, वो क्या आता है? कैपिटल आता है। अभी कंजंक्शन के रूप में दैट जुड़ गया, दो वाक्यों को हमने किस में जोड़ दिया? एक में। तो एच क्या कर देंगे हम? स्मॉल। ठीक है। अब रूल आउट का मतलब जानते हो आप? रूल आउट का मतलब होता है खंडन करना, नकारना, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में कंट्राडिक्ट। एक तरह से अबनिगेट, एक तरह से डिनाई। ठीक है। एक वर्ड भी बताया था मैंने, गेन से। सिनोनिम्स में बहुत पूछा जाता है गेन से, तो इसका मतलब भी क्या होता है? वही कंट्राडिक्ट, खंडन करना। ब्रेक अलग सेंस का वर्ड होता है, तो कानून का उल्लंघन करना होता है तो ब्रेक द लॉ। वायोलेट, वायोलेट ज्यादा अच्छा वर्ड है, वायोलेट द लॉ, कानून की अवहेलना करना। तोड़ने के लिए ब्रेक भी लिख देते हैं, लेकिन यहां तो यही वर्ड आएगा, कंट्राडिक्ट, अबनिगेट, डिनाई, गेन से। और लिखें आप, हम जानते हैं वी नो। दूसरा हम जानते हैं। ठीक है। एक कलम एक तलवार से अधिक शक्तिशाली है। तो हम यही तो कहेंगे, अ पेन, एक कलम, इज मीन्स है, माइटी। माइटी की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? माइटियर। ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद कौन सा एडवर्ब आता है? देन, THN। अ पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड। अब इन दो सेंटेंसेज को आप कैसे कंबाइन करेंगे? लिखिए, हम जानते हैं कि एक कलम एक तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। तो लिखो आप भाई, दो सेंटेंसेज को कंबाइन करना है ना आपको, तो रिपोर्टेड स्पीच में पढ़ाऊंगा मैं आपको। वो नहीं पढ़ते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना कंजंक्शन के रूप में, तो वहां भी आएगा। और क्लॉज में बड़ी कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। जहां भी दैट की का अर्थ देता है, कंजंक्शन का काम करता है, तो नाउन क्लॉज में आता है। किसमें? नाउन क्लॉज में। क्लॉज एनालिसिस में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। वैसे नाउन क्लॉज को पता लगाने का तरीका है, क्या लगा दो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि एक कलम, अ पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड। तो ये, तो देखिए, वी नो दैट। अब ए स्मॉल हो जाएगा, अ पेन इज माइटियर
एक कलम शक्तिशाली होती है किससे? देन अ स्वॉर्ड, एक तलवार से। अब दैट यहां किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का। देखो इन चीजों से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे चल के, समझिए भाई। दैट यहां कंजंक्शन हो गया ना, ये इनसे आपको एक बेनिफिट और मिलेगा। क्या होता है कि अपन देसी भाषा में बोल लेते हैं, एक्चुअल में जब दो वाक्य, दो या दो से अधिक सेंटेंस होते हैं तो उनको क्लोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोज। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर 3 क्लोज होते हैं। या तो नाउन क्लोज होता है, या एडजेक्टिव क्लोज होता है, या एडवर्ब क्लोज होता है। इन तीनों से मिलके क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आप में से तो ये पहचान नहीं जानते, इसमें भी क्या होता है, एक तो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है और एक मेन क्लोज होता है। अब मैंने दो वाक्य दे दिए, बताओ इनमें मेन क्लोज कौन सा है? नहीं, जिसमें कोई भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता है वो तो होता है मेन क्लोज, और जिसमें किसी न किसी कंजंक्शन का प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये तो हो गया मेन क्लोज, वी नो वाला। तो कौन सा हो गया? दैट किसके साथ लग रहा है? इस वाले के। पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड, तो ये कौन सा क्लोज हो गया? सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लोज में भी ये कौन सा क्लोज हो गया? नाउन क्लोज। और मेन क्लोज के साथ यदि नाउन क्लोज आता है तो कौन सा सेंटेंस कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यदि मेन क्लोज के साथ एडजेक्टिव क्लोज आता है तो वो भी क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यदि मेन क्लोज के साथ एडवर्ब क्लोज आता है तो भी वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो हमने कभी इंग्लिश को अच्छे से नहीं पढ़ा। ठीक है, और देखिए, तो ये मेन क्लोज है सब। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, इसमें मेन क्लोज है सबऑर्डिनेट क्लोज ही बता देना। चलो आप, ही विल पास, वह उत्तीर्ण हो जाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत करता है। कंडीशनल भी पढ़ाऊंगा मैं ग्रामर में आपको। ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड, वह उत्तीर्ण हो जाएगा यदि वह कठिन मेहनत करता है। तो मेन क्लोज तो कौन सा है? सबऑर्डिनेट कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो हो गया मेन क्लोज, बिल्कुल सही है। अब कंजंक्शन किसके साथ लग रहा है? इस वाले के साथ, ही वर्क्स हार्ड। तो ये कौन सा क्लोज है? सबऑर्डिनेट क्लोज, बिल्कुल सही है। अब ये इफ क्या है? नहीं, कंजंक्शन तो है, लेकिन है क्या इंग्लिश में? एडवर्ब ऑफ कंडीशन। एडवर्ब ऑफ कंडीशन, वे एडवर्ब्स जो कंडीशन जोड़ते हो। तो ये कंडीशन जोड़ रहा है कि भाई वो पास कब होगा? यदि वह कठिन मेहनत करता है। अब ये एडवर्ब ऑफ कंडीशन हो गया, तो ये क्या कौन सा क्लोज हो गया? एडवर्ब क्लोज। तो मेन क्लोज प्लस एडवर्ब क्लोज, ये सबऑर्डिनेट में भी कौन सा है? एडवर्ब क्लोज। तो मैंने आपसे क्या कहा है, क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस आपके एक बहुत अच्छा टॉपिक है, हर बार सीजीएल में, डीएसएसबी में, सब पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5 मिनट का टॉपिक है, ठीक है ना, इसलिए तो मैं आपको बेसिक्स से पढ़ा रहा हूँ। तो ही विल पास, वह उत्तीर्ण हो जाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत करता। तो बाद की बातें हैं। तो आपने एक बात देख ली होगी कि दैट किसका काम करता है? कंजंक्शन का भी। और एक दैट आपने क्या पढ़ा? प्रोनाउन। ठीक है, टाइप फोर्थ भी होता है, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। समझिए आप। सो दैट और दैट, अर्थ हो गया ताकि। बड़े आश्चर्य की बात है, अभी दैट का मैं की अर्थ पढ़ रहा था, यहाँ क्या पढ़ अर्थ हो गया इसका? ताकि। ठीक है, आपका आया हुई है एलडीसी के अंदर, राजस्थान एलडीसी का जो पेपर हुआ है 2018 वाला, उसमें चेक कर लेना आप। ठीक है,
तो मैंने यही तो कहा ना कि इंग्लिश है, इंग्लिश में एक अब लिखें आप इसके बारे में। सो दैट, इन ऑर्डर दैट, दैट का प्रयोग हम पर्पज बताने के लिए करते हैं। पर्पज, उद्देश्य बताने के लिए करते हैं। सो दैट, इन ऑर्डर दैट, दैट का प्रयोग हम पर्पज बताने के लिए करते हैं। क्या बताने के लिए? पर्पज बताने के लिए करते हैं। अब यदि इनसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है, अब यदि इनसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है, तो हम इनके बाद आने वाले क्लॉज में मे का प्रयोग करते हैं। तो हम इनके बाद आने वाले क्लॉज में मे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मे का। मे का प्रयोग करते हैं। आगे लिखें, यदि so that, in order that, यदि so that, in order that, that से पहले पास्ट सिंपल टेंस दिया हुआ है, पास्ट सिंपल टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पास्ट सिंपल टेंस दिया हुआ है, तो हम इनके बाद आने वाले क्लॉज में माइट का प्रयोग करते हैं। हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। अब देखिए आप, मैंने कहा पहले तो वी ईट, हम खाते हैं। दैट, अब यही दैट किसका अर्थ दे रहा है? ताकि का। सो दैट, ताकि। इन ऑर्डर दैट, कोई सा भी वर्ड दे सकता है एग्जामिनर आप। वी मे लिव, इसी दैट ने भेस बदल लिया। I ran fast, so that, या that, या in order that, कैसे भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता। आई रैन फास्ट, पहले बता दिया कि भाई मैं तेज दौड़ा। तेज क्यों दौड़ा? पर्पज बताया जा रहा। सो दैट, ताकि। दैट का मतलब भी यहाँ क्या निकल रहा है? ताकि। और इन ऑर्डर दैट का मतलब क्या निकल रहा है? ताकि। तो भाई मैं तेज दौड़ा, और तेज इसलिए दौड़ा ताकि मैं क्या? आई सेल
कैच द ट्रेन फॉर जयपुर। क्या ऐसा ही है? क्या आएगा आपको पता है? या तो मे आएगा, तो बताइए भाई मे आएगा या माइट आएगा, क्योंकि मेन वर्ब की क्या दी हुई है? सेकंड फॉर्म, ये नहीं रन, तो रन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रैन। तो अब जो समझदार है, जिनको नॉलेज है, तुरंत आंसर दे देंगे आई माइट। ये तो आगे पढ़ाऊंगा, खैर कोई नहीं, अभी तो मैं बता रहा हूं आपको। कैच द ट्रेन फॉर जयपुर, ताकि मैं जयपुर के लिए क्या पकड़ सकूं? ट्रेन पकड़ सकूं, रेलगाड़ी पकड़ सकूं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो जब मैं कंजंक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां भी बताऊंगा इसके बारे में आपको, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, दैट के बारे में। ठीक है, अब आप देखते चलिए दैट कैसे कैसे आ रहा है इंग्लिश में। इसके अलावा कहीं भी पढ़ो आप, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको दैट मिलेगा ही नहीं बाहर। इससे या तो दैट कौन सा वाला आएगा? प्रोनाउन वाला, या आएगा एडजेक्टिव वाला, या किसका? कंजंक्शन वाला, की वाला, या इस तरह के वाक्य देगा पर्पज बताने वाले, तो ये ताकि का अर्थ देने लग जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मेरे खुद के सेकंड ग्रेड में आया था ये कि वी ईट सो दैट, और ये ऐसे दे दिया सेंटेंस आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर। ठीक है, वी माइट लिव, तो मैंने भैया बिल्कुल भी अपना समय नहीं गवाया और तुरंत आंसर दे दिया वी मे लिव। अब बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन। ही वर्क्स हार्ड, ही मे पास। ये अपने उसमें पूछ रखा है आरपीएससी एलडीसी राजस्थान के अंदर। इफ, एक में वैन दे दिया, दैट, मैंने यहां तुरंत आंसर दिया क्या? दैट। देखो, वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट वी मे लिव, ताकि हम क्या रह सके? जीवित रह सके। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है ताकि वो क्या हो सके? उत्तीर्ण हो सके। अब मैंने देखा इधर सारा रीजन दे रखा है, इधर को मे आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा? दैट आएगा। अब यहाँ लड़कों ने गलत इसलिए कर लिया, जिन्होंने हल्की तैयारी की, उन्होंने सोचा यार दैट का मतलब ताकि तो होता ही नहीं है। अब यहाँ दैट का मतलब क्या है? ताकि वह कठिन मेहनत करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। लिख लें आप। वैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा तो बेसिक में बता रहा हूँ आपको, कंजंक्शन पढ़ेंगे हम अलग से सेपरेटली। दैट बहुत जगह पढ़ेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में पढ़ेंगे, बेसिक में ही चल रहे हैं। वी आर रीडिंग थ्रू बेसिक। कितने टाइप हो गए? टाइप 5। और अभी मैं रिलेटिव प्रोनाउन पे पहुंचूंगा बहुत जल्दी। दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, क्योंकि मैंने बताया था कि वन ऑफ द का नियम किस पे एप्लीकेबल नहीं है? हूं, विच और दैट पे। सेंटेंस दूंगा वापस से, ठीक है ना? मुझे लग रहा है कि आप भूल गए होंगे, तो वापस से रिमाइंड करवाऊंगा और फिर बाकी के जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवाएंगे। तो टाइप 5 में आ जाए। यहां ध्यान देंगे, अभी मैं आपको एक बैच में रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब, द रीजन वाई।
इनके बाद भी हम किसका यूज करते हैं, दैट का। किसका, दैट का। एक हिंदी का वाक्य लिखो पहले तो। कारण लिखिए, कारण कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं। कारण कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं। कारण कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, कि तुम बेईमान हो, कि तुम बेईमान हो। द रीजन वाई आई डू नॉट लाइक यू। ये एरर में बहुत आता है, और आपको पता कैसे जम रहा होगा, ये बिकॉज से, और बिकॉज देके एरर पूछता है। ध्यान रखना, द रीजन वाई, द रीजन के बाद आपको हमेशा किसका यूज करना है, दैट का। आपको तो पता कैसे जम रहा है, कारण कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं क्योंकि तुम बेईमान हो, लेकिन क्योंकि जैसे ही लिखा एरर हो जाएगी, बहुत आता है एग्जाम में। तो द रीजन वाई आई डू नॉट लाइक यू, दैट यू आर dishonest. The reason why I did not attend your class yesterday, my bike had broken down on the way. आपने कहा कि द रीजन, कारण, वाई, द रीजन वाई आई डिड नॉट अटेंड योर क्लास यस्टरडे। कारण मैंने कल तुम्हारी क्लास क्या नहीं की, अटेंड नहीं की, यानी मैं तुम्हारी क्लास में शामिल नहीं हुआ। अब आपको दे दिया बिकॉज, आप सीधा बिकॉज पे जाओगे क्योंकि आप हिंदी अनुवाद करोगे ना, आपको अर्थ यही बैठेगा क्योंकि, और यही मामला क्या हो गया, गड़बड़। किसका यूज करेंगे, जो समझदार हैं, जिनको नॉलेज है, वही दैट लिख पाएंगे। तो सारे दैट से आपकी मुलाकात होनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं, फिर मतलब भी क्या है इंग्लिश पढ़ने का, भाई एक दैट कंजंक्शन होता है, की का अर्थ देता है, और आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन आप दो दो तीन तीन बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में वैसे ही क्या है, बहुत अच्छे से इनकलकेट हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो द रीजन वाई आई डिड नॉट अटेंड योर क्लास यस्टरडे, ठीक है, कारण मैं तुम्हारी क्लास में कल क्या नहीं हुआ, शामिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कि अब यहां बिकॉज में भागोगे आप तो क्या होगी, एरर होगी। अभी एक एसएससी में पूछ रखा है, अगर हमें नॉलेज है ना तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। द रीजन हाउ ही वॉज रिजेक्टेड दैट he was too young. नो एरर दे दिया।
जिसको नॉलेज है ना, कैसे भी पूछ ले एग्जाम में। द रीजन हाउ ही वॉज रिजेक्टेड, कारण उसे रिजेक्ट कर दिया गया। और रिजेक्ट इसलिए किया गया दैट ही वॉज टू यंग, कि वो बहुत ज़्यादा युवा था, बहुत ज़्यादा जवान था, और उसके लिए पोस्ट के लिए क्या है, किसी अनुभवी की ज़रूरत थी, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर। तो मैंने देखा द रीजन हाउ होता ही नहीं है, वाई होता है। कितना सिंपल है। ये लो, ए पार्ट में एरर हो गई, एसएससी का क्वेश्चन बन गया। तो लैंग्वेज को क्या है, रट के मत करो, लैंग्वेज को समझ के करिए आप। ये देखिए कौन सा वाला दैट है, ऐसे तो पूछेगा नहीं आपसे कभी भी। मुझे आज कोई भी एग्जाम बता दीजिए, दैट वैक में यूज करेगा उसका, और वैक में यूज कर रहा है, आप दैट को पहचानना जानते हैं, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि दैट के बाद अब कल को ये आ जाए, दैट वॉज माई हॉर्स, वह मेरा घोड़ा था। दैट वॉज माई हॉर्स, वह मेरा घोड़ा था। अब मैं आपसे कह दूं दैट क्या है, प्रनाउन है। कौन सा प्रनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव। और मैं इसमें ये लिख दूं दैट हॉर्स, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव। अभी एक एसएससी के ऑनलाइन में बड़ी उठपटांग एरर आने लग गई, दिस बुक दे रखा है। अब बताओ, मैं तो एरर नहीं निकालूंगा इसमें। यार एग्जामिनर कर क्या रहा है, या तो भाई दीज बुक्स कहता हूं, या तो क्या कहता। अब दिस के बाद तो नाउन कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो बड़ी छोटी छोटी सी एरर आने लग गई, बहुत ही बेसिक एरर्स आ रही हैं आजकल ऑनलाइन एग्जाम में। पहले तो क्या होता था, सीजीएल वगैरह जो एसएससी की एग्जाम होती थी, उनमें जनरली वो नियम आते थे जो हम ग्रामर में पढ़ाते थे। अब इन्होंने एरर पूछने का जो लेवल है ना, बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया, बहुत ज़्यादा। वो लिख रहा है ही हैव, ऐसी इस तरह की एरर बहुत आ रही है। अब ही के साथ हैव आता है क्या, है जाता है, इस तरह के बेसिक एरर्स बहुत आ रही है। वो बता दो, बहुत सिंपल वे कर दिया एरर पूछने का। समझ गए होंगे आप। आगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि तुम्हें बता रहा था आपको। अब मेरी बात समझिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको 3 वाक्य अभी शॉर्ट में लिखता हूं। राकेश जो कि जयपुर में रह रहा है, और जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है। सोहन और उसके 4 गधे जो कि एक सड़क पार कर रहे हैं। समझेंगे आप। जो कि यहां पर भी है, जो कि यहां पर भी है, और जो कि ये। हिंदी और इंग्लिश कभी भी एक सब्जेक्ट होते तो भैया जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। आप बताइए हिंदी और इंग्लिश एक जैसे कैसे हो सकते हैं। आप हर वर्ड को अंग्रेजी में सीखना पड़ेगा। चाबी को भी की बोलना पड़ेगा, चाय को टी बोलना पड़ेगा। मुझे बताइए किताब को क्या आप किताब बोलते हो इंग्लिश में, बुक। तो क्या होता है कि आप तो नए, उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यू मे हैव सम टीथिंग प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ योर न्यू ज्वाइनिंग, बट एवरीथिंग विल बी एक्सप्लिसिट टू यू इफ यू ज्वाइन मी परसिस्टेंटली। तो एक मुहावरा होता है कि भाई शुरुआती समस्या है टीथिंग प्रॉब्लम्स। तो जो नए उनको कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ये भाषा है, भाषा को कोई रटा तो जाता नहीं है, भाषा समझी जाती है। आज मैं भी आपको
अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, नहीं किसी चीज़ की मतलब हेल्प लिए हुए। तो कारण क्या है कि मैंने भाषा को समझ रखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और मैं कभी लैंग्वेज में पढ़ता हूँ तो मैं देख लेता हूँ ये कौन सा वाला दैट आ रहा है, ये कौन सा वाला हूँ आ रहा है, तो लैंग्वेज का अर्थ भी उसी हिसाब से निकाल लेते हैं। अब पूर्व पद व्यक्ति है तो हम हूँ का प्रयोग कर देंगे। मैंने कहा राकेश हूँ, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे पता लगा आपको रिलेटिव प्रोनाउन हो गया? इससे पहले पूर्व पद आ रहा। अब वर्ब किसके अनुसार आएगी? एंटीसीडेंट। वहां बन के आएगी अंग्रेजी, आपको तो बिल्कुल नहीं बनानी। कहीं आता है हिंदी वाक्य आते और फिर हम क्या बनाते हो उनकी इंग्लिश, ये केवल समझने के लिए। अब कल को राकेश हुआर लिख दूंगा तो एरर नहीं हो जाएगी? वर्ब किसके अनुसार होनी चाहिए? राकेश के अनुसार, एंटीसीडेंट के अनुसार। ठीक है, तो मैंने कहा राकेश हु इज लिविंग इन जयपुर। राकेश जो कि कहाँ रह रहा है, तो ये कौन सा हूं हो गया? अब जो कि तो यहां भी आ रहा है, लेकिन भाई इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम, यहां हम हूं से बना देंगे तो एरर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हूं का प्रयोग केवल और केवल व्यक्ति के लिए होता है। अब मैं यहां क्या इंग्लिश बनाऊंगा? जयपुर विच निर्जीव वस्तु, जानवर, पशु, पक्षी, स्थान यदि पूर्व पद में दे रखे हैं तो क्या आएगा? विच। पढ़ा दिया मैंने आपको। तो जयपुर विच इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो ये विच कौन सा विच है? रिलेटिव प्रोनाउन। ये वाला हूं कौन सा हूं है? अब कल को ये आ गया सोहन और उसके 4 गधे जोकी। अब जोकी की अंग्रेजी कैसे बनाऊं? मैंने लिख दिया सोहन एंड हिज 4 डोंकीज। सोहन एंड हिज 4 डोंकीज। अब मैंने हूं लिख दिया तो गधों के लिए, जानवर के लिए हूं का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, विच लिख दिया तो सोहन व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए किसका यूज नहीं होता। ऐसी स्थिति में दैट को याद करना पड़ेगा। दैट क्या है? कॉमन है। दैट का यूज आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, व्यक्ति, वस्तु, जो भी है। ठीक है, तो अब यहां दैट से अंग्रेजी बनाएंगे। अब आप चक्कर में पड़ जाओगे बोल साहब दैट का मतलब जो कि, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अभी दैट का मतलब आपने क्या पढ़ा? ताकि। दैट का मतलब क्या पढ़ा आपने? की। तो भैया इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, जब तो बेसिक इंग्लिश से मैं पढ़ा रहा हूं आपको। तो अब हम इसकी जब इंग्लिश बनाएंगे तो क्या बनेगी, बाकी का तो फिर कल बताऊंगा मैं अच्छे से आपको, थोड़ा सा देख लें। सोहन एंड हिज 4 डोंकीज। सोहन एंड हिज 4 डोंकीज दैट। अब ये दैट से पहले पूर्व पद हो गया कौन? और जब एंटीसीडेंट आता है तो वो क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। और इसी दैट का मतलब वो की नहीं है। क्या अर्थ हो गया? जो की। अब पूर्व पद जैसा होगा वैसी वर्ब आएगी, तो पूर्व पद वैसे बहुवचन है, डोंकी जा रहा है, वैसे भी एंड के द्वारा 2 नाउन जोड़ी गई है तो बहुवचन होगा। तो आर क्रॉसिंग आर। तो कल हम जानेंगे कि दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कि आप कैसे पहचानेंगे। और फिर मैं आपको वन ऑफ द के नियम हु पे भी पढ़ाऊंगा, विच पे भी, और साथ में दैट पर। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इनफ फॉर टुडे।